मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे वोलेटाइल जरूर है, लेकिन निफ्टी वो पिक्चर कैप्चर नहीं कर रहा जो बाजार का असल मूड है। हालांकि निफ्टी जो स्क्रीन पे इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट अब तो 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एक समय ये निफ्टी 70-80 पॉइंट नीचे भी था, एक समय ये निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर भी था। वो वोलेटाइलिटी, वो रेंज है दरअसल 200 पॉइंट का दायरा। इस समय इन ग्रीन 45 पॉइंट मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा तो कैसे कोई HDFC बैंक, कैसे कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कैसे कोई TCS, इन्फोसिस भारतीय बाजारों की मदद कर रहे हैं। हेवीवेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब इतने हेवीवेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तब मामला क्यों गड़बड़ाया हुआ है? सिर्फ HDFC बैंक, बाकी सारे बैंक निफ्टी के लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेन में ही है आज। और ITC का तो ओवरहैंग कल से आज लिंगर ऑन कर ही चले जा रहा है। बैंक्स कल इशू बने थे, बैंक निफ्टी कल 1% दबाव में था, आज बैंक निफ्टी स्क्रीन पर आएगा लाल में, लेकिन क्योंकि HDFC बैंक आउट परफॉर्म कर गया है वो पिक्चर क्लियर नहीं हो रही। निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। तो HDFC बैंक एक तरफा मूव्स हैं, ये देखिए। अदरवाइज कोई SBI, ICICI, एक्सिस सब पेन में, लेकिन सब की भरपाई कर दी और 250 पॉइंट HDFC के गेन में, तो दिख नहीं रहा है। अदरवाइज निफ्टी बैंक आज फिर पेन में ही है, इसको ऐसे ही रीड करिए। और पेन में ब्रॉडर मार्केट्स हैं ऑफ लेट। तो लाइए जरा मिड कैप इंडेक्स भी 1.5% गिरा हुआ है दिन के लोस पर इंडेक्स से ज्यादा आजकल ब्रेथ की इंपॉर्टेंस है और वो तो डिटोरेट होती चली जा रही है। 1:8 का रेशियो है। एक स्टॉक अगर मजबूत है पूरे निफ्टी में जो ट्रेड हो रहे हैं इस समय, तो उसके सामने 8 स्टॉक्स कमजोर हैं। इस तरह की ब्रेथ है और एज वी सी के खिंचती जा रही लकीरें दूर, यानी कि बाजार और मूड बिगड़ता जा रहा है। तो इंडेक्स के लेवल पे वो नहीं दिख रहा जो दरअसल रियलिटी है, वो पेनफुल है, वो आपकी स्क्रीन पे। सतपुत्र साहब, फिर निफ्टी का व्यू क्या बन रहा है? क्लियर साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ब्रॉडर मार्केट्स में अब वो होता ऐसा ही है, डिस्ट्रीब्यूशन यहां शुरू होता है, एस्केलेट। अब धीरे धीरे करके मूड जब बिगड़ेगा तो कभी लार्ज कैप्स का भी नंबर आएगा। अभी तो डटे हुए हैं, अभी तो मैनेज हो जा रहे हैं, कुछ हैवी वेट्स चमक रहे हैं। हालांकि उनमें से एक हैवीवेट सतपुत्र साहब ने चमका रखा है, 2 दिन से TCS पे बातचीत कर रहे हैं। कल भी TCS बोला था और आज भी TCS को रिकमेंड कर रहा था। TCS लाइए स्क्रीन पे, निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट देखिए और कल से आज 2 दिन का TCS या हफ्ते भर का TCS दिखाइएगा तो दिखेगा आपको क्या जलवे हो रहे हैं स्टॉक के। और सतपुत्र साहब से लास्ट टाइम जब मैं मिला था, चाहते जाते मैंने कहा था कि अगले हफ्ते जुड़ेंगे तो एक बढ़िया सी पिक लेकर आइएगा हम सब के लिए। आई एम होपिंग कुछ होगा बढ़िया सा पिटारे में। लेकिन सतपुत्र साहब, निफ्टी पे व्यू क्या बन रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आशीष जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है आपने जो कहा वो जिस्ट है, उसको अगर थोड़ा सा मैं कंप्रेस करूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट है। और मार्केट जब तक निफ्टी, मैं मोटा मोटी बात करूंगा, जब तक निफ्टी 22,000 के ऊपर है तब तक सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन है जहाँ पे वीकेंड्स निकल रहे हैं। लेकिन और एक चीज जो थोड़ी सी जो मुझे खटक रही है वो ये कि बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स है। देखिए, एक आप उसमें से एक 10 स्टॉक बाजू निकाल के अगर आप बाकी देखें आइसोलेशन में मार्केट को, तो देर आर मेनी हेवी वेट्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मार्केट, लाइक ITC रहेगा। इवन बैंक्स भी, हम लोग पुल बैक अच्छे से प्ले करते हैं लेकिन पार्टिसिपेशन वो हिसाब से नहीं है जो ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग है। थोड़ा सा आपको, आप कह सकते हैं कि थोड़ा, क्योंकि इसमें होता क्या आशीष जी, अगर सिर्फ इंडेक्स मैनेज होगा तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप एंड मिड कैप में बीटिंग ज्यादा होगी। तो हम लोगों ने क्लाइंट को थोड़ा एडवाइस किया है कि आप थोड़ा कॉशियस रहे, थोड़ा लाइट रहे। रही बात निफ्टी की, तो देखिए लेवल इस तरह से है। स्पॉट में 22,300 का सपोर्ट है और सामने 22,450, 22,500। तो ये जो 150-200 पॉइंट है, इसी रेंज में निफ्टी फिलहाल है। लेकिन इसमें और एक चीज जोड़ता हूं, अगर 22,300 का लेवल स्पॉट में निफ्टी तोड़ता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग माउंट हो सकती है, क्योंकि कल का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो बेरिश फॉर्मेशन है। तो कल के फॉर्मेशन के सामने अगर आज हम बाजार को देखते हैं तो आज का मार्केट वीक होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि अंडरटोन बेरिश होगा। इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी। ये बढ़िया सा निफ्टी 50 का व्यू। आज बातचीत करनी है, आज हमें पुणे जाना है, गुजरात जाना है और छत्तीसगढ़ जाना है। जो जो जुड़ रहे हैं सभी जुड़ चुके हैं, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। बस बातचीत के लिए जा रहा हूं, उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज सूत्र के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर इस समय स्क्रीन पे चलती हुई। भाई जा रहा है, स्पेक्ट्रम नीलामी से ठीक पहले वोडाफोन आइडिया ने 2 सर्कल्स में 4G स्पेक्ट्रम्स का कुछ हिस्सा सरेंडर कर दिया है। है क्या मामला है? संवाददाता
असीम मनचंदा जुड़ते हुए दिल्ली से। असीम हाय, गुड आफ्टरनून। ये सरेंडर कर दिया कुछ हिस्सा, क्या हो रहा है? वोडाफोन आइडिया ने क्या किया है, क्या खबर है हमारे पास? गुड आफ्टरनून आशीष। खासतौर पे कि वोडाफोन आइडिया के पास पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर करीबन 12 मेगाहर्ट्ज के आसपास स्पेक्ट्रम है। कंपनी ने अभी सरकार जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करा पा रही है, तो सरकार ने जो कंपनियां हैं उनको ऑप्शन दिया था कि आप एक्सटेंशन कर लीजिए अपने स्पेक्ट्रम का और 3 महीने के लिए ये रकम जो है चुका दीजिए। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कंपनी ने अपने 1800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम का एक्सटेंशन नहीं कराया। कंपनी ने इस स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर दिया है। करीब 5 मेगाहर्ट्ज के आसपास का स्पेक्ट्रम है जो कि कंपनी ने सरेंडर दूरसंचार विभाग को कर दिया है। इसको रिन्यू कराने के लिए या इसको यूं कहें कि एक्सटेंशन कराने के लिए सरकार को कंपनी ने रकम नहीं चुकाई है। बाकी जो कंपनी के पास 900 मेगा स्पेक्ट्रम था, कंपनी उसको एक्सटेंड करा रही है। उससे कंपनी अपनी सर्विसेज पहले की तरह देती रहेगी। कंपनी को ये इससे ये कि कंपनी के आने वाले टाइम में लायबिलिटी कम हो जाएगी। सरकार जल्दी स्पेक्ट्रम की नीलामी भी कराने की तैयारी कर रही है। 20 मई को स्पेक्ट्रम की नीलामी भी होने वाली है, तो उसमें कंपनी इस स्पेक्ट्रम को नहीं खरीदेगी, तो काफी सबड्यूड रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम की नीलामी को भी आएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि कंपनी ने जो अपना स्पेक्ट्रम है उनको 2 सर्किल के अंदर 1800 मेगाहर्ट्ज जो कि 4G सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है, उसको सरेंडर करने का फैसला किया है। लीजिए भाई, पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 5 मेगाहर्ट्ज सरेंडर कर दिया है। तो ये बेसिकली दिखा रहा है इनके फाइनेंशियल स्ट्रेस, और उसके चलते असीम ये स्टेप इन्होंने उठाया है, अपने बकाया को कुछ हद तक रिड्यूस कर पाए, है ना। इससे सर्विसेज इंपैक्ट होगी क्या? इन रीजन के प्ले जो कंज्यूमर्स है उनके लिए कोई दिक्कत वाली खबर, या सर्विसेज में पता भी नहीं चलेगा मुझे? देखिए, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के पास ऑलरेडी इन सर्किल्स के अंदर 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। कंपनी उसको रिफार्म करके कोशिश कर रही है कि जो कस्टमर है उनके ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। और यही बता दूं कि कंपनी के जो सब्सक्राइबर हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। इन 2 सर्किल के अंदर भी आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। तो जितने भी सब्सक्राइबर फिलहाल है उनको कैटर करने के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है, तो ज़्यादा असर आपको सर्विसेज के ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं देगा। बहुत बढ़िया असीम, थैंक यू सो मच भाई। स्टॉक थोड़ा सा सबड्यूट, खबर ही ऐसी है, थोड़ा सबड्यूट ट्रेड कर ही रहा है। खैर, हम इसमें तो सबकी नजर है वो जो सो कॉल्ड फंड रेजिंग, उसकी शेयरहोल्डर अप्रूवल और उसके अगले क्वार्टर, मतलब अगले क्वार्टर तक फंड रेजिंग करके दिखाएंगे। नजर तो सबकी अब वहां पे टकी है वोडाफोन आइडिया के लिए। करिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत छत्तीसगढ़ से, मुंगेली छत्तीसगढ़ से श्रेया जी जुड़ती हुई। श्रेया मैम हाय, गुड आफ्टरनून। श्रेया मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? श्रेया मैम, अनम्यूट करना पड़ेगा। यस सर। यस मैम। कितना टाइम हो गया शेयर मार्केट्स में आपको? 6 मंथ हुए। और कैसी रही है जर्नी 6 महीने से? क्या कर रहे हो आप? खुद अपने स्टॉक चुन रहे हो या कहां से आइडियाज आ रहे हैं? सर कुछ आइडियाज आ रहे हैं, कुछ अपने। ओके, क्या पहला स्टॉक कौन सा श्रेया मैम? सर आइडिया फॉर्ज था। ये लिया हुआ है कि लेने का मन बना रहे हो आप? सर हमने 6 मंथ हुआ, 6 शेयर लिए हैं 1080 में। अब इसका रेट चल रहा है 710, तो इसे एवरेज करना चाहिए या एडजस्ट करना चाहिए सर? हमने मतलब आपके साथ कोई और, या ऐसे कहने के लिए हमने? सर ऐसे ही बोलो। हाँ ठीक है। तो आइडिया फोर्स क्यों लिया था आपने? ये किसी ने आइडिया दिया था लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अच्छा लग रहा था, आपकी स्टडी कह रही थी, क्या रीजन से लिया था? सर ऐसे जूम सेक्टर से। हाँ नहीं ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात सही है। आइडिया फोर्स है तो जब आईपीओ आया था पढ़ने बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। सत्य साहब, ये वो हो गया मामला ड्रोन का, और ड्रोन का 50% ज्यादा मार्केट शेयर इनके पास, उसके बावजूद स्टॉक करेक्ट होता चले जा रहा है। क्या करना चाहिए स्टॉक में? ये क्या समय आ गया एवरेज करने का या नहीं आ गया है? आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से तो काउंटर अगर आप वैसे देखें आशीष जी, आइडिया फोर्ज के सामने आप LIC की बात करें, LIC अगर आपको याद है, LIC का पैटर्न कुछ ऐसा ही था। LIC इंश्योरेंस जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद इसको आप कह सकते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, 550 तक आया था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग के बाद जिसे LIC ने परफॉर्म किया वैसे ये भी करेगा। हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। देखिए डेटा जो है वो हार्डली आपके पास 6 महीने का, तो हम ज्यादा बड़ा प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो लगता है कि 700 650 ये इसका बेस बनेगा और सामने 900 950 तक का एक मूव मिलेगा। जो डेटा मेरे पास है
उस डेटा से तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो आई थिंक उनको एट दिस लेवल होल्ड करना चाहिए। फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई से अपडेट आ रहे हैं कि वो कैश और जो अपने तमाम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पे ट्रांजैक्शन चार्ज 1% घटाएगी। ट्रांजैक्शन चार्ज घटाएगी, हम और आपके लिए अच्छी खबर। जो बाजार में ट्रांजैक्ट करते हैं, एक मिनट, इसका कंप्यूटर बीएसई का स्टॉक भी दिखाइए जरा, कैसा चल रहा है। इसका तो है नहीं, ये तो अनलिस्टेड एंटिटी है जो होपफुली सब्सिक्वेंट पीरियड में लिस्ट होगी। पर ये अभी इस समय तो कंज्यूमर हमारे लिए अच्छी खबर है, ट्रांजैक्शन चार्ज रिड्यूस हो रहा है। बीएसई ठीक है, कॉम्पिटिटर है, लेकिन सबड्यूड सा ट्रेड है, ऐसा कुछ खास नहीं। खैर, अच्छी खबर आती हुई चलिए मैं जा रहा हूं आनंद गुजरात पारुल पटेल जी के पास। पारुल मैम, गुड आफ्टरनून। पारुल मैम, आपका पहला सवाल। मेरा सवाल है सर, बजाज फाइनेंस के मैंने शेयर लिए हुए हैं 23 शेयर्स एट द रेट ऑफ 6,922। अब क्या करूं पता नहीं है। मींस लॉन्ग टर्म 6 या 8 मंथ तक होल्ड कर सकती हूँ। अभी लिए हुए कितना टाइम हो गया? मतलब यहां से भी 6-8 महीने का टाइम होराइजन है, ऐसा कह रहे हो आप ना? जी। आनंद गुजरात, ये अमूल की फैक्ट्री के आसपास है कहीं क्या? यस यस। अरे वाह, तो अमूल वालों को, आप लोगों को सब्सिडाइज मिलता है क्या वहां पे, या आपको भी हमारे जैसे बाजार भाव पे ही मिलता है चीज और ये सब? हाँ, बाजार भाव पर ही। नहीं मैं, और आउटलेट जो अमूल का है, हाँ। वहां जाके आप बाई करो तो हाँ थोड़ा मिल सकता है। तो आप लोग नहीं करते क्या? हाँ करते हैं ना सर। हाँ। अच्छा, बजाज फाइनेंस सत्तर साहब 500-600 रुपए खरीद से नीचे चल रहा है। व्यू है 6-8 महीने का, बेसिकली पोजिशनली मामला है। कैसा लग रहा है ये स्टॉक? आशीष जी देखिए, यही मैंने कहा था ना शो के शुरू में कि जो बड़े बड़े हेवी वेट्स है दे आर लाइंग लोज एंड दैट इज अ कंसर्न। अगर बजाज फाइनेंस की इन पर्टिकुलरली बात करें, सिर्फ हम बजाज फाइनेंस की बात करेंगे तो 6,200 और 6,000, मेरे हिसाब से ये जो हम फॉल देख रहे हैं ना आशीष जी, ये 6,000 के आसपास, 6,000 6,200 के आसपास कहीं ना कहीं अटकेगा और फिर आपको एक रिलीफ रैली मिलेगी। तो एट दिस लेवल तो हम लोग ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे खड़े हैं। मेरे हिसाब से शी शुड वेट। मैं पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये काउंटर बहुत बड़ा है, इसमें 200 रुपए 300 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एंड आई डोंट वांट कि लोअर लेवल पे आपकी पोजीशन कटे अननेसेसरीली। तो आप फिलहाल बने रहे। मेरे हिसाब से ये 7,000 और 7,200 तक का एक पुल बैक, यानी कम से कम 1,000 पॉइंट का पुल बैक बजाज फाइनेंस में ड्यू है। अभी वो कब आएगा ये फिलहाल तो कहना मुश्किल है, लेकिन काउंटर जिस तरह से ओवरसोल्ड हो रहा है, दिस इज नॉट अ लेवल टू एग्जिट। आई थिंक दिस इज अ लेवल to accumulate as far as the technical is concerned. So for me, it's a hold. होल्ड करिए भाई बजाज फाइनेंस। बीएसई का स्टॉक दिखाइएगा, थोड़ा सा शायद दबाव अब बढ़ रहा है क्योंकि इनका लार्जर पीयर जो है ट्रांजैक्शन प्राइसेस रिड्यूस कर रहा है 2%। लास्ट देखा था तो कितना था, 1/3 था, 1/4 था, दिख नहीं रहा चार्ट पे, लेकिन अब 2% दबाव में आ गया। खैर, पुणे से स्मिता जी स्क्रीन पे। स्मिता मैम, गुड आफ्टरनून मैम। स्मिता मैम, आपका पहला सवाल क्या है? हाँ, मैंने यूनिटेक के 1,000 शेयर खरीदे हैं सर, 15 रुपए 98 पैसे पे। तो यूनिटेक उसका खरीदा? हाई टारगेट कब तक आएगा? और यूनिटेक क्यों खरीदा, कहां से आइडिया आया ये? स्मिता मैम, यूनिटेक का आइडिया कहां से आया था, किसने बताया था, या आपने खुद अपनी स्टडी से लिया था? हाँ, नहीं, मैं खुद अपने स्टडी से लिया था मैंने। मामला गड़बड़ है यूनिटेक का। बहुत तेजी से चढ़ा एकदम से, उतनी तेजी से अब करेक्ट होता चले जा रहा है, खूब वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है सब खेला। सतपति साहब, क्या करा जाए भाई, निकला जाए या कुछ उम्मीद आप जगाओगे हमारी? आशीष जी देखिए, ये सर्किट का घोड़ा है, ये एक तो ऊपर ऊपर सर्किट पे चलता है या लोअर सर्किट पे चलता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे काउंटर को अवॉइड करना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, तो जब मैं तो यही कहूंगा दिस इज एन एग्जिट फॉर मी। अभी ये देखना है कि अभी फिलहाल तो ये गिर रहा है, तो जब भी आपको कभी पुल बैक मिले उसमें से एग्जिट करिए। मैं जानता हूँ कि आपके भाव से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 40 to 50% का लॉस हो रहा है आपका, लेकिन दिस इज नॉट ए काउंटर। ये आपको, ये इसमें बने मत रहिए, आपको एग्जिट लेना है। अभी रही बात एग्जिट कहाँ मिलेगी, तो मेरे हिसाब से ये 12-12.5 रुपए का एक पुल बैक देगा, तो वो उस लेवल के आसपास आप एग्जिट ले सकते हो क्योंकि इसका 10 का सपोर्ट है। तो 10 से 12.5 ये इसकी रेंज है, तो 12.5 के आसपास आप इसमें से एग्जिट ले लीजिए।
और अभी तो ले भी नहीं पाओगे, लोअर सर्किट पे लगे हुए हैं ये तो स्टॉक, सर्किट टू सर्किट चलता है, अब लोअर सर्किट है मैम। मौका देख के निकलना है इस स्टॉक से स्मिता मैम, इसमें जो है वो भी और नुकसान होने का खतरा बढ़ जाएगा। श्रेया मैम अगला सवाल। यस सर देवयानी इंटरनेशनल के बारे में। सर देवयानी इंटरनेशनल पे मेरे 67 शेयर खरीदे हुए हैं 183 में, तो सर 3 मंथ हुए हैं अभी, तो अभी इसका रेट 151 चल रहा है, तो इससे एवरेज करना चाहिए। और ये क्यों लिया था आपने, क्यों लिया था श्रेया मैम देवयानी इंटरनेशनल? किसी से कॉल आया था, क्या मामला था? यस सर कॉल या रिसर्च वगैरह किया था। आप कॉल नहीं, अच्छा खुद ने स्टडी करा था ऐसा कह रहे हो? ठीक है, देवयानी इंटरनेशनल भाई सतपुते साहब 151 पे खड़ा है, 183 पे लिया हुआ, 30-40 रुपए का नुकसान हो रहा है हमको, क्या करना है? आशीष जी देखिए, ये जो करेक्शन है, जो हम देवयानी का चार्ट देख रहा हूं मैं, डेली चार्ट एंड इवन वीकली चार्ट, मुझे लगता है 150 के आसपास इसका एक सपोर्ट बनता है। तो ये लेवल इतना तो क्लियर है कि ये लेवल एग्जिट का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, मींस एक सपोर्ट नहीं है, कम से कम 3 से 4 बार ये इस लेवल से पलटा है। तो 150 के सपोर्ट ध्यान में रखते हुए 145 का स्टॉप लॉस रखे और सामने 160 का एक लेवल याद रखिए। अगर 160 का लेवल अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे एक रिवर्सल मिलेगा 175 तक, 175 180, तो इट्स अ सेल ऑन राइज बट नॉट एट दिस लेवल। तो आप एग्जिट करिए लेकिन पुल बैक के बाद। ये लेवल नहीं है एग्जिट करने का, शायद यहां से एक पुल बैक, शायद यहां से रिकवरी आए इस स्टॉक में मैम, तो अभी तो होल्ड करना है। चलिए इस नोट पे स्मिता जी, पारुल जी, श्रेया मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। सतपुते साहब आपके पास 30 सेकंड, कोई बढ़िया स्टॉक है क्या? आशीष जी देखिए, हमारे जो नजर है वो इंश्योरेंस सेक्टर पे, लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ आप देखिए, मुझे लगता है इसका चार्ट बेहतरीन है, ये पक रहा है। आप कह सकते हैं कि 600 620 के आसपास का जो रेंज है इसमें ये एक्यूमुलेट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मी इसका जो टारगेट बनेगा वो कम से कम आपको 10% अपसाइड देना चाहिए। तो 660 660 670 ये इसका टारगेट है। तो इट्स अ बाय ऑन डिप इन एचडीएफसी लाइफ। गिरावट में खरीदारी करने के मौके इस दिग्गज स्टॉक में आप ढूंढ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ उतरिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।